नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए 28 सितंबर 2021 को जो आपका गणित विषय का पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए आज हम देखेंगे मॉडल पेपर और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी। क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, तो हम मॉडल पेपर और सॉल्यूशन अलग-अलग ना देखकर डायरेक्ट सॉल्यूशन ही जो है वो देख रहे हैं। इसी में ही आप अपनी जो तैयारी है उसको भी चेक कर सकते हैं और मेरे साथ-साथ प्रश्नों को आप भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पेपर की, तो मैथ का पेपर 28 तारीख का आपको प्रस्तावित है। तो चलिए टोटल 11 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी, ताकि आप भी खुद से चीज़ों को ट्राई करें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, ये है रूट में आपकी वैल्यू 4 दे रखी है और 4 का स्क्वायर दे रखा है। इसका मान आपको जो है वो बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 4 का स्क्वायर आप करेंगे, देखिए इस टाइप से आपको मान दे रखा है, रूट में पहली 4 और 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, तो अंदर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी। अब 16 को आपको तोड़ना है, यानी एलसीएम के फॉर्म में हम लिखते हैं ना, तो कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। रूट में आपकी वैल्यू 4 रहेगी, 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, इस टाइप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो रूट में वैल्यू है वो आपकी 4 है। तो जब आपका 2 दिया होता है, तो हम देखते हैं जो अंदर वैल्यू डबल बार आई होती है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर 4 है, तो अंदर देखिए 1 2 3 4 4 आपका, यानी कि जो 2 है वो 4 बार आया है, तो जब आपका ये रूट से बाहर निकलेगा तो केवल और केवल 2 आपका बचेगा और 2 आपका यहाँ पर आंसर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, दूसरा दूसरा प्रश्न है 0.09 जो है इसका क्यूब आपको जो है वो बताना है। कई बार इस टाइप के प्रश्न आते हैं जिसमें जो वैल्यू होती है वो लगभग एक जैसी सेम रहती है और गलती कहाँ पर होती है? जो दशमलव बने होते हैं ना, इनमें गलतियां होती हैं। दशमलव के बाद जो जीरो होते हैं उसमें गलती होती है। इसीलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर जो है वो रखा है। 0.09 में इस चीज को समझिए, जब दशमलव लगा है और 0.9 लगा है, और एक बार और 0.09। चलिए जीरो को हटा देते हैं। तो दशमलव के बाद आप देखिए कि कितने जीरो हैं। तो एक जीरो आपका इस तरफ है, एक जीरो आपका इस तरफ है। तो आप दशमलव लगाएंगे और जितने जीरो हैं उतने लिखेंगे और इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे। 9 9 जा 81 आएगा, यानी कि इसको गुणा करने पर इस टाइप से आएगा। अब यहीं पर अगर आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, यानी कि और मल्टीप्लाइड में 0.09 आ जाए, तब क्या होगा? तब आपको फिर से दशमलव लगाना है और जितने भी आपके जीरो यहाँ दिख रहे हैं आपको लिख लेना है, यानी कि 0 0 0। 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, तो 729 आप यहाँ लिख लेंगे और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, 0.09 का क्यूब। तो आपका आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 0.0000729। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीधे गुणा करना था, पर आपके कोर्स में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम हो, जैसे यहाँ क्यूब पूछ लिया गया, डायरेक्ट कभी कभी मल्टीप्लाइड भी पूछ लिया जाता है। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो। जैसे लिखा हो 0.009 गुणे 0.08, इसको आपको गुणा करना है। तो आप क्या देखेंगे? दशमलव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर एक जीरो है, तो 0 0 0 और 9 8 जो होता है 72, यानी कि 72। तो ये आपका आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा। देखते हैं हमारा तीसरा बहुविकल्पी है। तीसरा बहुविकल्पी है कॉट थीटा मल्टीप्लाइड डॉट का मतलब ये जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो डॉट साइन थीटा डॉट सेक थीटा, इसका मान आपको जो है वो बताना है। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉट थीटा है ये आपका बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा अगर यहाँ पूछा होता तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्योंकि टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। इस टाइप से लिखते हैं हम, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो जो भी टेन थीटा में वैल्यू होती है वो आपकी कॉट थीटा में पलट जाती है। तो इसको करते हैं। प्रश्न आपका है कॉट थीटा साइन थीटा और सेक थीटा। तो जो कॉट थीटा है इसकी वैल्यू होती है, ऊपर बताइए हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड साइन थीटा जो है ये आपका ऐसे ही हम लिखे रहने देते हैं, क्योंकि ये इसके बटे में भी साइन थीटा है, मल्टीप्लाइड सेक थीटा जो है ये 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या आपका
1 बचा, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या होती है लोगों से? गलती ये होती है कि ऑप्शन में 0 भी है। कई बार सब कुछ काटने के बाद जल्दी में हम 0 लगा देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब चीज़ें माइनस होती हैं, घटती हैं, जैसे 1 में से 1 घटा रहे हैं, तब वहाँ पर मान शून्य बचता है। ऐसे जब आपका मान कट रहा है, तो देखिए 1 यहाँ बच रहा है और इस छोटी-सी गलती से कभी-कभार ये पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाता है, ये सारी चीज़ें सही करने के बावजूद भी। चौथा प्रश्न है, किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता जो है आपकी क्या होगी? 1/2, 1/4, 1/16 या फिर 1? तो एक संख्या है, उसके 4 से भाज्य होने की जो प्रायिकता होती है, वो 1/4 होती है, तो सीधे-सीधे आपका बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1/4। अगला और लास्ट आपका बहुविकल्पीय है, चित्र पर आधारित कि संलग्न आकृति में बिंदु O जो है वो वृत्त का केंद्र है और कह रहा है ACB जो है इसका मान 40 डिग्री दे रखा है। A और ये आपका C और ये B, यानी कि ये वाला जो मान है ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, जो कि प्रश्न में लिखा हुआ है ऑलरेडी। और पूछ रहा है कि AOB का मान बताइए, यानी कि ये वाला मान आपको जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन है, 20, 40, 60 या फिर 80। तो काफ़ी बार मैंने आपको ये प्रमेय बताई और कहा भी है कि इस प्रमेय पर आधारित एक ना एक प्रश्न आपसे पूछ ही लिया जाता है, इसीलिए इस प्रमेय को मैंने यहाँ पर रखा भी है। वो प्रमेय आपकी है कि वृत्त में एक चाप के द्वारा जो बना कोण होता है, केंद्र पर जो बना कोण होता है, ये आपका O केंद्र है, इस पर बना कोण उसी चाप द्वारा जो शेष परिधि पर बना कोण होता है या किसी बिंदु पर अंतरित कोण होता है उसका दुगुना होता है। तो ये अगर आपका जो मान 40 दे रखा है, ये आपका परिधि पर बना कोण है और जो यहाँ पर पूछा गया है, ये केंद्र पर बना कोण है। और प्रमेय आपका कह रहा है कि केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो अगर ये 40 है, तो जो आपका प्रश्न में पूछा गया है, ये आपका जस्ट डबल यानी कि 80 हो जाएगा और आंसर आपका यहाँ पर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गए हमारे 5 बहुविकल्पीय। बढ़ते हैं हम अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु भी आप कह सकते हैं उनकी तरफ। सबसे पहला प्रश्न छठा नंबर है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे यदि 675 में गुणा किया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। एक छोटा सा लक्ष्य भी हम आपके लिए रख रहे हैं और वो है आपका 1000 लाइक का। अगर ये 1000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो एक और मॉडल पेपर मैथ का हम आपको कल तक जो है वो करा देंगे, अगर कल से पहले जो है 1000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि परसों तो से फिर आपके पेपर ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल का समय है, एक और मॉडल पेपर हम देख सकते हैं। बस वीडियो को आप धुआंधार लाइक कर दीजिएगा और जितने भी छात्र हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपका है, जो वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है बताओ जिसमें यदि 675 में गुणा कर दिया जाए, तो हमको क्या करना होगा? जो 675 है इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो 675 के जो गुणनखंड होंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आपके निकल करके आएंगे। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए, यानी घन की बात की गई है। यानी इसमें आपको 3-3 का अगर पेयर बन जाए तो जो आपकी वैल्यू यहाँ पर एक जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर हम 5 यहाँ रख दें तो ऐसी स्थिति में जो गुणा करने पर आपका यहाँ मान आएगा वो वैल्यू एक पूर्ण घन होगी। इस चीज को ऐसे समझिए, एक छोटी सी संख्या से, जैसे आपका लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, आपका 27 के बराबर होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर इस 3 की जगह हम लिख दें यहाँ पर 2, या 3 की जगह कोई वैल्यू ना लिखें, ऐसे कहते हैं कि ये खाली जगह है, यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रख दें जो आपका गुणा करने पर मान जो है एक पूर्ण घन प्राप्त हो? तो आप जानते हैं कि एक ही संख्या को जब आप 3 बार गुणा करते हैं तब वो घन प्राप्त होता है, और यहाँ प्रश्न में भी पूर्ण घन की बात की गई थी। तो 3-3 का पेयर बनाना होता है, इसलिए यहाँ पर भी अगर हम 3 लिख दें तब आपका गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब आप इस 675 का गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर इतनी वैल्यू आपकी आएगी, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, इस टाइप से जो है आपका आएगा। तो अगर इसी संख्या में 3 का तो पेयर बन गया है, अगर इसी संख्या में एक 5 और आ जाए तो आपका 5 का भी पेयर 3 का बन जाएगा, 3-3 का पेयर बनेगा, क्योंकि घन की बात हो रही है।
अगर वर्ग की बात होती 2-2 का पेयर बनता, तो 5 अगर और आ जाता तो वो संख्या आपकी क्या हो जाती? पूर्ण घन हो जाती। तो आंसर आपका 5 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो छोटी से छोटी संख्या 5 है, जिसमें यदि 675 से गुणा किया जाए तो गुणनफल आपका पूर्ण घन हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 7वां। 7वां प्रश्न है कि एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं और कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो घनाभ है, उसमें ऐसे कितने छोटे घनाभ जो है वो बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा घनाभ है उसका आयतन निकाल लेते हैं। छोटे घनाभ का आयतन, और आपको तीनों चीजें दे ही रखी हैं आयतन में। आयतन क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, L इंटू बी इंटू एच होता है। L की जो वैल्यू है वो आपकी 5 है, B की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है, H की जो वैल्यू है वो आपकी 5 है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसको आप गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आपको नंबर ऑफ घनाभ निकालने हैं। लिखा है ना ऐसे कितने छोटे घनाभ बनेंगे। अब बड़ा जो घनाभ है वो कह रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, ये घनाभ का आयतन है। अब इसका आयतन आपको नहीं निकालना है, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो बड़े जो घनाभ का आयतन है वो आपको प्रश्न में दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब घनाभ की संख्या निकालनी होती है तो आपको हमेशा जो बड़े घनाभ है उसको डिवाइड कर देना होता है छोटे घनाभ से। इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों को किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो घनों की संख्या है, या घनों नहीं घनाभ लिख देते हैं, घन तो अलग चीज है, घनाभ की संख्या है या नए घनाभ की जो संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे बड़े घनाभ का आयतन और बटे में आपका छोटे घनाभ का आयतन। छोटे और घनाभ का आयतन, तो बड़े घनाभ का आयतन प्रश्न में 1000 है, तो 1000 इसकी जगह हम लिख देते हैं। बटे में छोटे घनाभ का आयतन था 5 गुणे 2 गुणे 5, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 25, और 25 दूना 50 करेंगे तो 1000 बटे 50 आपका आएगा। देखिए मैंने सॉल्व ना करने के लिए क्यों कहा, कई बार क्या होता है जो 1000 वैल्यू है उससे आसानी से ऐसे ही कट जाता है। गुणा करने पर कई बार थोड़ा सा वैल्यू आपको टाइम लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर आप साथ में रख के इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ मल्टीप्लाइड करने पर और आसान हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाइड कर लिया। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 0, यानी कि टोटल 20 घनाभ आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। 20 घनाभ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका 8वां है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में 86 जो है वो सीटें हैं और चयन के लिए कुल 86,000 अभ्यर्थी हैं, और कह रहा है कि उस परीक्षा में सम्मिलित हुए इतने अभ्यर्थी। प्रश्न आगे कह रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना दूसरे के जो है वो समान है। एक अभ्यर्थी के चयन हेतु जो संभावना है वो आपको जो है वो बतानी है। तो प्रायिकता से ये क्वेश्चन हमने पूछा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है। देखने में जितना देखिए बड़ा लग रहा है उतना है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रत्येक अभ्यर्थी के चयन होने की संभावना, या डायरेक्ट लिख सकते हैं संभावना जो है उसका संख्यात्मक मान। हम यहाँ पर केवल संभावना लिख रहे हैं। तो डीएलएड में मैंने आपको बताया कि आपको लिख के जरूर दर्शाना होता है। टोटल प्रतियोगी परीक्षा में सीटें कितनी 86 हैं, तो हमने 86 लिख दिया, ठीक है। और कह रहा है चयन हेतु कुल जो 86,000 अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यानी कि बटे में आपका 86,000 लिख दिया, 3 जीरो आपके आ जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 86 बन जाएगा और यहाँ पर 1 और बटे में आपका 3 जीरो लग जाएंगे, तो आपका 1/1000 यहाँ से निकल के आएगा। और यही आपका प्रत्येक जो अभ्यर्थी है उसके चयनित होने की संभावना हो जाएगी। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 1/1000। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9वां। अगला प्रश्न आपका है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाता है तो संख्या के जो अंक हैं उनके स्थान बदल जाते हैं।
तो संख्या आपको जो है वो बतानी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2 अंकों की हम संख्या मानते हैं। 2 अंकों की संख्या यहाँ पर हम मानते हैं, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y के फॉर्म में। फिर कह रहा है कि दोनों जो अंक हैं उनकी संख्या के अंकों का योग 12 है। तो हम एक समीकरण के तौर पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 12। ये हमारा समीकरण पहला हो जाएगा। और एक और शर्त कह रहा है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यानी जो 10x प्लस वाई है इसमें से कह रहा है यदि 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। अब इस लाइन को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब इस चीज को समझेंगे तो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। कह रहा है यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, तो ये संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई, इसमें से क्या कह रहा है 36 घटा दिया जाए, हमने 36 घटा दिया। अब संख्या है तो हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें से अगर 36 घटा दिया जाए तो कह रहा है संख्या जो है उसमें अंकों का स्थान बदल जाता है। तो अंक किस प्रकार से हो जाएंगे? पहले 10x प्लस वाई थे तो अब 10y प्लस एक्स आपका हो जाएगा। समझे आप कैसे? यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो ये आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब आपको एक किसी समीकरण से मान, या समीकरण एक से ही आप रख लीजिए और दूसरे में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यह एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसी समीकरण को पहले सॉल्व कर लीजिए, इस समीकरण से भी एक समीकरण बनेगा जो इसी फॉर्म में होगा जैसे समीकरण एक है, उन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 10y आपका इधर है, y इधर है। जब y बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? 9y हो जाएगा आपका। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं? 9y। सेम चीज देखिए, ये आपका x है प्लस का और यहाँ पर 10x है भी प्लस का। तो आप क्या करिए, एक ही साइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊपर जो हमारा समीकरण था वो x प्लस वाई बराबर 12 था ना, समीकरण नंबर 1। तो उसी के फॉर्म में हम बना रहे हैं इसको। तो 9y, और जब x को इधर लाएंगे तो माइनस, और ये जो x इधर वाला प्लस में, इधर वाला जब 10x इधर आएगा तो माइनस 10x होगा। तो घटने के बाद आपका माइनस का 9x बचेगा। ठीक है, तो बराबर में उधर माइनस 36 है वो ऐसे ही रहेगा, तो माइनस 36 को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर जो y है इसके साथ भी 9 है, यहाँ पर जो x है उसके साथ भी 9 है। तो हम दोनों में से 9 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। अंदर आपका y माइनस एक्स बचा। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर हमें x प्लस वाई चाहिए था, तो केवल आप 9 को ही कॉमन ना लें, यहाँ पर माइनस भी कॉमन साथ में ले लीजिए, ताकि इधर वाला जो माइनस है वो आपका कट सके। तो हम माइनस का भी साथ में कॉमन लेते हैं 9। अंदर क्या होगा? जो माइनस अगर हमने बाहर निकाल लिया है तो जो y प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का y हो जाएगा, और जो माइनस x था वो प्लस का x हो जाएगा। तो x माइनस वाई इस टाइप से आपका हो जाएगा। और बराबर में आपका माइनस 36 पहले ही था। अब यहाँ पर जो माइनस है वो आपका माइनस से माइनस कट जाएगा। 9 जो है उसको काट सकते हैं 4 बार में, 9 वन जा 9, 9 फोर जा 36, ये आपका 4 बार में कट जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 4 आ गई, और ऊपर x प्लस वाई का मान 12 आपका पहले ही आया था। अब इन दोनों समीकरण को हम एक साथ रख के जो है वो सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। अब इस समीकरण को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ने से आपका भी निकल आएगा, घटा भी सकते हैं तो जोड़ लेते हैं। एक्स एक्स जुड़ जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा, और ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये कट जाएगा। जब माइनस करते हैं तब नीचे के चिन्ह बदलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बराबर 12 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 16 आएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी? 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, यानी एक्स की वैल्यू आपकी 8 निकल करके यहाँ से जो है वो आ जाएगी। वाई की भी आप निकालेंगे तभी तो आप संख्या निकाल पाएंगे, संख्या जो हमने ऊपर मानी थी। y की वैल्यू निकालने के लिए जो x का मान आपने 8 निकाला है, इसको आप समीकरण में रख सकते हैं। तो जो समीकरण एक था आपका x प्लस वाई बराबर 12, इसमें अगर आप रखेंगे किसका मान? 8 का, तो कुछ इस टाइप से होगा 8 प्लस वाई बराबर 12। ये जो 8 है ये बराबर के उधर जाएगा, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो y का मान निकल आएगा। तो y का मान कितना निकल कर आएगा? 4 आएगा। तो y का मान आपका यहाँ से 4 निकल करके आ गया। अब x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, संख्या आपने प्रश्न में पूछी गई है, इस चीज को ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? संख्या बताइए। तो जो 2 अंकों की आपने संख्या मानी थी ना, वो संख्या में आपको x y की वैल्यू पुट करनी है। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, एक्स वाई का मान निकाल देते हैं और सोचते हैं आंसर आ गया, पर ऐसा नहीं है। अब आपको 10x प्लस वाई जो संख्या मानी थी इसमें मान रखना होगा। तो 10
x की जो वैल्यू है वो 8 है यानी गुणे 8 और प्लस y की वैल्यू जो है वो 4 है। तो 10 गुणे 8 करेंगे तो 80 होगा और 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84 होगा। यानी वो संख्या आपकी 84 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इन प्रकार के प्रश्नों को करते हैं। आपके पेपर में देखेंगे तो यहाँ से भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आया ही है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार में ना आए तो दोबारा समझ लीजिएगा, फिर भी ना आए तो जो हमने टॉपिक वाइज और फास्ट रिवीजन सारी चीजें करा रखी हैं उनको प्लेलिस्ट में मैथ वाली जाकर देख सकते हैं। 10वां प्रश्न आपका है त्रिकोणमिति से संबंधित। अंडर रूट में आपकी वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा दे रखी है, इसका मान आपको जो है वो बताना है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए ना, रूट में आपकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको जो नीचे वाली वैल्यू है इसको देखना होता है। नीचे जो वैल्यू दे रखी है इसके जस्ट अपोजिट साइन के साथ उसी से आप गुणा कर देते हैं, जिसको हम संयुग्मी जो है वो कहते हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड हमने क्या कहा, जो नीचे आपकी वैल्यू है यही आपको ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है, यानी कि रूट भी है साथ में रखेंगे आप। तो आप क्या कहेंगे, टोटल का ही चलिए रूट बढ़ा देते हैं आगे, अलग अलग लगाने से अच्छा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में भी आपका 1 माइनस कॉस थीटा, जो भी बटे में वैल्यू है उसके जस्ट अपोजिट साइन, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा था ना, तो इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और 1 माइनस कॉस थीटा इधर भी है, तो गुणा करने पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। बटे में आपका इधर 1 प्लस कॉस थीटा, इधर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को ऐसे लिख देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। और टोटल की जो वैल्यू है आपकी इस टाइप से रूट में जो है वो चल रही है। अब आपको क्या करना है, रूट वाली जो वैल्यू है उसको हटाना है। इसके लिए आपको जो नीचे वाली वैल्यू है ये टोटल के स्क्वायर में बनानी होगी। तो टोटल के स्क्वायर में बनाने के लिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, वो आपने अगर सुना होगा ऊपर लिख देते हैं। वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में आपका आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इधर बचेगा और बराबर कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इस टाइप से साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, जो नीचे वाली वैल्यू दे रखी है इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ते हैं, रूट की वैल्यू अभी आपकी चल रही है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर जो थीटा है इसको हम टोटल का स्क्वायर लिख देते हैं, ताकि ये जो आपका रूट की वैल्यू है इसको आप काट सकें, या आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर और नीचे वाला स्क्वायर कट के ये जो रूट वाली वैल्यू है ये कट जाएगी। तो बचेगा आपका क्या, बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में आपका बचेगा साइन थीटा। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा। अब इसको और कितना सरल कर सकते हैं, तो ये जो साइन थीटा है इस एक के बटे में भी आप कर लीजिए और कॉस थीटा के बटे में भी कर लीजिए, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। ये जो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किसके फॉर्मूले में कौन आता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपके त्रिकोणमिति के कोर्स में इसलिए मैंने पढ़ाई भी है, ऐसा नहीं कि केवल मॉडल पेपर में एक एक चीज हमने ये पढ़ाई है। तो 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन थीटा अलग से और जो माइनस का साइन है बीच में और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। अब समझिए 1 अपॉन जो साइन थीटा होता है ये क्या बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, बताया था ना लाल बटे कक्का, एल ए एल के ए, इस टाइप से। तो साइन ऊपर रहता है और कॉसेक यहाँ नीचे रहता है, तो साइन थीटा जो है वो आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और जो कॉसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और माइनस का साइन लगाएंगे और जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ये आपका कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा लिखेंगे। तो आंसर आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये जो है वो निकल करके आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में आपको जब सारे प्रश्न देख लेंगे 11, तो स्कोर अपना अवश्य बताना है कि आप 11 प्रश्नों में से कितने जो है वो सही कर पाए,
क्योंकि मॉडल पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ प्रश्नों को देख रहे हैं, प्रश्न तो हम ऑलरेडी सब प्रकार के करा चुके हैं। अब यहाँ पर आप अपने आप को चेक कर रहे हैं कि कितनी चीजें आपको आ रही हैं और पेपर में आप कितने क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। तो अपना स्कोर लास्ट में अवश्य बताइएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का जो है वो लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न लास्ट में हम अभी आपसे भी पूछेंगे जो हमने लास्ट में आपके लिए भी रखा है। लास्ट आपका प्रश्न है, ये ऊपर लिखा जरूर अति लघु है पर प्रश्न अति लघु नहीं, ये सब 2-2 नंबर में आते हैं क्योंकि मॉडल पेपर हम देख रहे हैं, इसीलिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए। एक प्रायिकता का भी करा दिया, घनाभ का भी हमने एक क्वेश्चन करा दिया, संख्या पर आधारित भी करा दिया, और ये जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका आयत पर आधारित है। तो प्रश्न आपका पढ़ते हैं कि यदि किसी आयत की जो लंबाई है वो 3 मीटर बढ़ा देने से और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका जो क्षेत्रफल है वो 72 वर्ग मीटर जो है वो कम हो जाता है, और लंबाई 1 मीटर कम कर देने से और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से उसका जो क्षेत्रफल है वो 88 वर्ग मीटर जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि आयत की लंबाई क्या होगी और आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं आयत की लंबाई को। आयत की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x मीटर। इसी प्रकार आयत की जो चौड़ाई है उसको मान लेते हैं y मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका x इंटू वाई हो जाएगा। तो x वाई मीटर स्क्वायर आप इसे क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न की जो शर्त है उसके अनुसार समझिए, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई जो है उसको 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई आपकी क्या है, x है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लंबाई जो x है इसको 3 मीटर बढ़ा दिया, x प्लस 3 कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है और जो चौड़ाई है वो 4 मीटर कम कर दी गई। तो हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई को, यानी कि चौड़ाई हमारी y है तो हमने चौड़ाई जो है उसको 4 मीटर कम कर दिया। कह रहा है ऐसा कर देने से जो उसका क्षेत्रफल होता है वो 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो जो ये दोनों वैल्यू हैं इसको हम रखते हैं इस टाइप से ब्रैकेट में, और उसका जो क्षेत्रफल था वो क्या था, एक्स वाई था। तो एक्स वाई जो है ये आपका कम हो जाता है, यानी कि माइनस, और बराबर किसके, आपके 72 के जो है वो आपका आ जाएगा। 72 के, तो प्रश्न में कह रहा है ना 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। अब इस लाइन को ध्यान से समझिए, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, आपने क्या किया, 2 रुपए की टॉफी खा ली, और टॉफी खाने से क्या हो रहा है, आपके जो रुपए हैं वो कम हो रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई थी कुछ, और उसका लंबाई चौड़ाई थी नहीं, लंबाई 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 4 मीटर कम, यानी कि जो 10 रुपए आपके पास थे, आपने क्या किया, 2 रुपए की टॉफी ले ली, तो ये जो 3 और 4 है समझ लीजिए वो 2 रुपए की टॉफी के बराबर है। ऐसा कर देने से उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 72 वर्ग मीटर कम हो रहा है। तो आप इसको अपने ऊपर समझिए कि आपके पास 10 रुपए थे, आपने क्या किया कि 2 रुपए की टॉफी खा ली, और टॉफी खाने से आपके पास रुपए बच रहे हैं 8। और वही चीज यहाँ पर भी लिखी, देखिए जो एक्स वाई है ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये आयत का जो क्षेत्रफल था वो एक्स वाई ओरिजिनल वैल्यू, तो ये जो 10 रुपए थे वो आपके पास पहले थे। जो भी आपने कमी या बढ़ोतरी की वो हमने यहाँ पर घटाई है, तो ये एक्स प्लस 3 और एक्स वाई वाई माइनस 4, ये 3 मीटर बढ़ाया, चौड़ाई 4 मीटर कम करी गई है, तो ये चेंजेस है जो आपने खर्च कर दी। तो ये जो इसमें से जब घटाएंगे तो जो बराबर होगा उसी के तो होगा, तो वही है 72 वर्ग मीटर कम हो जा रहा है, उसके बराबर हो जाएगा। समझ आपको ऐसे ही आ गया होगा, पर ये होता है कि एक एग्जाम्पल को अगर आप और जोड़ लेते हैं तो वो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स वाई यहाँ है और ये जो दोनों ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो एक्स वाई को ऐसे रहने दीजिए, माइनस एक्स को वाई से गुणा करेंगे तो आपका एक्स वाई होगा, माइनस एक्स जो है इसको आप फिर से 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस में है, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको हम साथ ही में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला जो साइन है जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या एक काम ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पहले आप गुणा कर लीजिए इन दोनों को, बाद में आप माइनस खोलिए, उसके बाद अंदर के जो साइन होंगे वो सब बदल जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं हम ताकि कंफ्यूज ना हो। ये था आपका प्लस में, ठीक है। अब गुणा करने पर आपका जो मान आएगा वो आएगा एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई माइनस 3 वाई प्लस 4 एक्स प्लस 12 और बराबर में 72। ये हमने साथ में ब्रैकेट भी खोल दिया है, बाकी मैंने आपको बता दिया करना है आपको कैसे। अब यहाँ पर ये जो एक्स वाई वैल्यू वैल्यू है ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। फिर आप देखिए तो ये 4x है आपका, तो ये आपका 4x बचेगा।
और ये माइनस का 3y है, ये बचेगा। ये जो 12 है ये बराबर के उधर जाएगा तो 72 में से घट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 4x माइनस 3y और बराबर 72 में से 12 घटाएंगे तो आपका 60 बचेगा। तो ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। प्रश्न की दूसरी शर्त कह रहा है कि लंबाई जो है वो 1 मीटर जो है वो कम कर देने, लंबाई आपकी क्या थी, x मीटर, हम लंबाई x को क्या करते हैं, 1 मीटर कम कर देते हैं। कह रहा है लंबाई को 1 मीटर कम कर देने और जो चौड़ाई है उसको 4 मीटर बढ़ा देने से। तो लंबाई को 1 मीटर कम किया और जो चौड़ाई आपकी y थी उसको हमने क्या किया, 4 मीटर बढ़ा दिया, यानी कि y+4 बढ़ा देने से उसका जो क्षेत्रफल है वो 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपका बढ़ने की बात की गई, ऊपर घटने की बात की गई, तो इस टोटल वैल्यू में से ही आप क्या करिए, जो एक्स वाई है उसको घटा दीजिए। एक्स वाई आपका क्या था, आयत का क्षेत्रफल था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 88 के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब फिर से इसको भी सॉल्व करते हैं, तो गुणा करेंगे, एक्स को वाई से गुणा करेंगे, ये नीचे जो लाइन चल रही है इसको हटा देते हैं, एक्स को वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा आपका, x को आप 4 से गुणा करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा प्लस 4x, फिर माइनस 1 को y से गुणा करेंगे तो माइनस का आपका y हो जाएगा, और माइनस 1 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और जो माइनस का एक्स वाई है वो आ जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 88 के। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स वाई प्लस का है ये कट जाएगा माइनस वाले एक्स वाई से, 4x है आपका और माइनस वाई, और ये -4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 88 में 4 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। यहाँ से जो समीकरण निकल कर आएगा वो आपका आएगा 4x माइनस वाई बराबर 92, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो सारी चीजों को रब करते हैं, केवल समीकरण 1 और 2 जो है इसको हम लिख लेते हैं वापस से। तो समीकरण आपका 1 था 4x माइनस 3y और बराबर में था आपका 60, और दूसरा समीकरण था 4x माइनस वाई बराबर 92। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करिए, घटा लीजिए, क्योंकि ये 4x से कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 4x से 4x आपका सीधे कट जाएगा, 3y में y जुड़ जाएगा, तो आपका 3y माइनस में है, नीचे वाला y प्लस में है, तो आपका बचेगा क्या, माइनस का 2y बचेगा, बराबर 60 ऊपर प्लस का है, माइनस का 92 है, क्योंकि नीचे का चिन्ह बदल गया है, तो माइनस का 32 आपका आएगा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 32 से काटेंगे आप 2 को तो आपका 16 आता है, यानी कि y की वैल्यू आपकी 16 निकल के यहाँ से जो है वो आएगी। y की वैल्यू 16 आ गई तो आप क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 जो था उसी में रख के x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 4 गुणे x माइनस 3 गुणे 16 बराबर 60, इसमें हमने y की जगह 16 जो है वो रख दिया, और 4x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस 16 3 आपका 48 होता है, ठीक है, बराबर 60, अब 4x ऐसे ही रहेगा, 48 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में ऑलरेडी है, तो 60 और 48 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे 4 से काट के तो कितना निकलेगा, 4 दूना 8 होता है, 2 उधर जाएगा और तो 7 बार में जाएगा, और 7 जा 28, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 27 निकल करके आ जाएगी। समझ गए, आयत को की जो स्टार्टिंग में हमने लंबाई मानी थी वो x मानी थी, तो आयत की लंबाई जो है आपकी निकल कर आ जाएगी 27 मीटर, और जो आयत की जो चौड़ाई थी वो तो हमारी पहले निकल कर आ गई थी, जो थी आपकी 16 मीटर। ये दोनों मान आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपके सोचने के लेवल से थोड़ा सा कठिन था, जानबूझ के हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन रखा है ताकि आप प्रश्न हर टाइप का कर पाएँ, हर टाइप का जैसा भी क्वेश्चन आ सके, क्योंकि अब आपके पेपर में थोड़े से कठिन ही लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस कठिन लेवल की किए होंगे तो आसानी से तभी आप जो है वो कर पाएँगे। तो अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो एक प्रश्न आपके लिए भी हमने रखा है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से
जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि छोटा सा हमने लक्ष्य रखा है 1000 लाइक का। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक और मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करा देंगे। तो सभी लोग वीडियो को, जितने भी लोग देखें, लाइक सभी लोग जो है वो कर दीजिएगा। ये है आपका प्रश्न, जिसको हमने इससे पहले वाले बैचेस के लिए मॉडल पेपर में कराया था, और यही क्वेश्चन आपका जो पेपर हुए थे उसमें 2 नंबर में पूछा भी गया था। सेम वही नंबर भी था। तो ये क्वेश्चन हमारे मेरे मॉडल पेपर से फंसा था। हमने 11 नब्बे क्वेश्चन नंबर का देखा था, 11 प्रश्नों का मॉडल पेपर। उसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आप जो इससे पहले के बैचेस हैं उनके पेपर में पूछा गया था। तो मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्रश्न है, किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे? ये आपका प्रश्न है। सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। वीडियो के मेन कमेंट में आंसर टाइप करके बताइएगा कि क्या आंसर जो है इसका आएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर बेस्ड तो आपको सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको देता हूँ। आज शाम के 8 बजे जो है आपका SHT यानी कि सोशल साइंस का कंप्लीट कोर्स एक वीडियो में कराया जाएगा। 25 तारीख है आज। तो जितने लोगों को नहीं पता है, लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे लाइव आ जाइएगा। पूरा कोर्स हम एक वीडियो में आपका रिवीजन जो है वो करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।